हेलो बच्चों, अब ये पानी से स्टीम बन रहा, ये फेज का चेंज हो रहा, और जब फेज चेंज होता है तो क्या होता है बेटा, m इंटू एल होता है। काफी सर्दियां बढ़ चुकी, ये टेम्परेचर काफी गिर रहा है, ठीक है। नहाना तो बंद कर दिया होगा आपने, एकदम नहा तो रहे नहीं होंगे, 4-5 दिन हो चुके नहाए बिना, है ना? क्यों? कमेंट करके बताओ कितने लोग नहीं नहा रहे हैं। आप लोग सर हमने पानी में जो है वो आइस डाली, मैंने एक बार एक ब्लॉक डाला वो भी मेल्ट हो गया, दूसरा डाला वो भी मेल्ट हो गया, तीसरा डाला, मैं जितने ब्लॉक्स डाल रहा हूँ सारे मेल्ट हो रहे हैं सर। आप तो कह रहे हैं कि एक बटन अमाउंट मेल्ट होता है, पर देखना मेरी शक्ति गलत हो जाती है ना, मेरी शक्ति को प्रोसेस हो, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, थर्मल प्रॉपर्टीज के लेक्चर नंबर 2 में आप सब लोगों का स्वागत है और इसमें हम बात करने वाले हैं कैलोरीमेट्री के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बेटा, और एक छोटा टॉपिक भी है, बट आज डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। हम बातें करेंगे इसके अंदर कि जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रखते हैं तो उनके में जो हीट का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, फाइनल उनका टेम्परेचर कितना आता है, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा कि दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में डालते हैं तो क्या होता है, या फिर जब आइस पानी बनता है या पानी स्टीम बनता है तो क्या होता है। ये सारी बातें बेटा हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं और इसी का नाम है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक कैलोरीमीटर, एक बीकर होता है जिसके अंदर सारे काम होते हैं बेटा। आपके पीछे वो बीकर कैलोरीमीटर आपका सामने आपको दिख रहा होगा। ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड सा डायग्राम है, हम सिंपल तरीके से उसको पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और सबसे पहले बेटा हमें बात करनी है कुछ डेफिनेशंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं उन डेफिनेशंस के ऊपर। मैंने पहले से आपके ये वो डेफिनेशंस लिखी हैं, आप लोगों ने बेटा केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा इन डेफिनेशंस को कहीं ना कहीं, नहीं तो आपको यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूं। तो बेटा पहली डेफिनेशन यहां पर आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हम कैपिटल एस से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है बेटा, इसका मीनिंग होता है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। देखो बेटा, अब आप कहोगे सर क्या डिग्री सेल्सियस केल्विन के बराबर होता है? मैं कहूंगा नहीं, डिग्री सेल्सियस केल्विन के बराबर नहीं होता, ठीक है ना। तो सर आप ये क्यों कह रहे हो कि 1 डिग्री का राइज करें कि 1 केल्विन का राइज करें, एक ही बात है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो चेंज होता है वो बराबर होता है, मतलब 1 डिग्री का चेंज इक्वल टू 1 केल्विन का चेंज। 1 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 1 केल्विन, बट 1 डिग्री का चेंज इक्वल टू 1 केल्विन का चेंज होता है बेटा, ठीक बच्चा, तो बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, तो यहां पर हम कह रहे हैं एस की वैल्यू क्या है, तो देखो हम इसको अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस, कर लेते हैं थोड़ा सुंदर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, मतलब आपको मास से डिवाइड करना पड़ेगा, पर यूनिट मास एक तरीके से, ठीक है, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, तो ये आपका डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आपके पास आ रहा, ठीक है ना। तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, बट ये लिखने के लिए एस को कांस्टेंट होना पड़ेगा, और अगर एक्स कांस्टेंट नहीं है तो आप यहां पे इंटीग्रेशन डाल पाओगे, एम एस डी टी का इंटीग्रेशन डाल पाओगे बस, ठीक है। लेकिन अगर एस कांस्टेंट है यू कैन राइट एम एस डेल्टा टी, और 99% टाइम्स आपको एस कांस्टेंट ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी के बराबर, ठीक है ना। और जो नीट का एग्जाम होता है बेटा, सीबीएसई नीट का एग्जाम रहता है, ठीक है, इन सब के अंदर तो बेटा आपका एम एस डेल्टा टी यही फॉर्मूला आप लोगों को दिया जाता है। हाँ, आईआईटी एडवांस वगैरह में कुछ एस को वेरिएबल देकर भी पूछ सकते हैं, और उस केस में फिर आपको लिखना पड़ेगा दैट डी क्यू is equals to ms dt, and then you have to put the integral both the side, और s भी टेम्परेचर का फंक्शन आपको दिया जाएगा,
तो इंटीग्रेट करके आपको आपका आंसर मिलेगा। ठीक, अगर एस की यूनिट्स देखें, यूनिट ऑफ एस देखें, यूनिट ऑफ एस क्या आएगा बेटा? तो बेटा यहां पर क्या है, dq मतलब जूल्स एनर्जी है। यहां पर क्या किया भैया, मास से डिवाइड किया तो पर किलोग्राम, फिर यहां पर टेम्परेचर से डिवाइड कर रहे तो केल्विन लिखेंगे या डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे, एक ही बात है, क्योंकि चेंज की हम बात कर रहे हैं तो चेंज आप डिग्री सेंटीग्रेड में लिख लो या केल्विन में लिख लो, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम चेंज इन वैल्यू यहां पर लिख रहे हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है तो बेटा ताली ठोकते रहो, कमेंट में जाके ताली ठोकते रहो, हर बात पे समझ में आया तो कमेंट में जाके ताली ठोकते रहो बेटा। ठीक है, खैर आते हैं बात, मोलर हीट कैपेसिटी सी क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। यहां पर क्या था बेटा, यूनिट मास था, यहां पर क्या बेटा 1 मोल आ गया, बाकी सारी कहानी सेम है, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा सी को क्या लिखेंगे, तो सी को लिखा जाएगा dq बाय n dt, n नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे यहां पर, तो बेटा डेल्टा क्यू की वैल्यू आएगी nc डेल्टा t के बराबर आएगी, और C का जो यूनिट आएगा बेटा वो यूनिट आ जाएगा आपके पास क्या, जूल्स पर मोल केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक, अच्छा जी, वी कैन कन्वर्ट जूल इनटू कैलोरीज एज वेल। कैलोरी इज आल्सो अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वी नो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल होता है बेटा। ठीक है बच्चा, अब लास्ट में आते हैं हीट कैपेसिटी। देखो बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 किलोग्राम के लिए या 1 ग्राम के लिए डिफाइन हो रहा, मतलब यूनिट मास में डिफाइन हो रहा, ठीक है ना। मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल के लिए डिफाइन हो रहा, लेकिन हीट कैपेसिटी पूरे सब्सटेंस के लिए डिफाइन हो रहा। मतलब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हो पानी की, ठीक है ना, हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हो एक बकेट ऑफ पानी की, एक टब ऑफ पानी की, एक ग्लास ऑफ पानी की। अरे बात समझ में आपको, मतलब उसका अमाउंट देना जरूरी है कि इतने पानी को कितना एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। इसमें ये नहीं कह रहा कि यूनिट मास है उसका, कहने का मतलब क्या है, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाए तो आप 1 किलोग्राम पानी लो, 2 किलोग्राम पानी लो, 10 किलोग्राम पानी लो या 100 किलोग्राम पानी लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पानी है तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स्ड रहेगा। अमाउंट ऑफ वाटर से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अमाउंट जितना मर्जी लो, स्पेसिफिक हीट तो यूनिट मास के लिए ही डिफाइन होता है। लेकिन हीट कैपेसिटी के लिए अमाउंट मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि अमाउंट बढ़ने के साथ साथ जो एनर्जी चाहिए उसका टेंपरेचर राइज करने के लिए वो एनर्जी भी बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये पूरे अमाउंट के लिए, वो अमाउंट आपको मेंशन करना पड़ेगा, इतने अमाउंट का टेंपरेचर रेज करना है तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। तो H की जो वैल्यू आ रही, हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू आ रही बेटा, ये क्या है, ये है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू टू रेज द टेंपरेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ना तो यहाँ पर m आएगा ना तो यहाँ पर n आएगा, सिंपल ही आ गया। तो आप लिख सकते हो बेटा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू h डेल्टा t, ये पूरे सब्सटेंस के लिए है, ठीक है ना। तो अगर हम कह रहे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है तो 2 किलोग्राम पानी के लिए कितना हीट कैपेसिटी होगा, तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 किलोग्राम के लिए है, 2 किलोग्राम लिया आपने डबल लगेगा, 3 से ट्रिपल लगेगा, ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हो कि H कुछ और नहीं बल्कि M इंटू एस है या N इंटू सी है। H कुछ और नहीं बल्कि M इंटू एस है या N इंटू सी है। किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की अगर बात करें तो अगर आपके पास उसका मास है तो उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हीट कैपेसिटी उसका निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा बेटा? क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो डिफाइन हो रहा 1 किलोग्राम के लिए, जितने भी किलोग्राम का मास है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें H की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। चलो आगे बात करते हैं बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। तो अभी जो हमने बातें करी स्पेसिफिक हीट वगैरह की ना, तो बेटा इसके अंदर हो रहा टेम्परेचर का चेंज, इसमें आ रहा डेल्टा टी, इनमें हो रहा है टेम्परेचर का चेंज। इनमें क्या नहीं हो रहा, इनमें
इनमें फेज चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं लेटेंट हीट के बारे में, बेटा इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर फेज का चेंज होता है, टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है। इनमें फेज का चेंज होता है, टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमें फेज चेंज करना है तो हम दो टाइप का फेज चेंज कर सकते हैं, या तो हम सॉलिड को लिक्विड में ला सकते हैं एंड वाइस वर्सा, या फिर हम लिक्विड को वेपर में लेके जा सकते हैं, या वाइस वर्सा। ठीक है ना, तो वाइस वर्सा ही सेम थिंग, राइट, उसमें एनर्जी सेम लगेगी। ठीक है, बट एक में देनी पड़ेगी तो एक में निकलेगी, एक में रिलीज हो जाएगी, इतना फर्क पड़ेगा, बट सेम रहेगी। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? तो फ्यूजन में कहा जा रहा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट अ यूनिट मास ऑफ सॉलिड। यूनिट मास ऑफ सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो LF है। ठीक है, तो LF क्या हो गया भैया? LF क्या हो गया? LF हो गया अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, dq एनर्जी दोगे dm मास मेल्ट करेगा, dq एनर्जी दोगे dm मास मेल्ट करेगा। अब यहां पर कहीं पर dt नहीं है, dt नहीं है, dt क्यों नहीं है? dt इसलिए नहीं है, dt इसीलिए नहीं है क्योंकि यहां पर जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। क्या मतलब है? मतलब यह है कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भी हो सकता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास आइस भी हो सकती है। मतलब जब आइस से पानी बन रहा है ना, तो वो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आएगा। जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहने वाला है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एनर्जी आइस से ले रहा है या उसको दे रहा है, उसको मेल्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एनर्जी दे रहे लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। क्या चेंज हो रहा? फेज चेंज हो रहा। एनर्जी दे रहे, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो एक तरीके का हिडन एनर्जी है ये। एनर्जी उसको आगे छुप रहा है और उसको मेल्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए हम उसको कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब हिडन, एक तरह की हिडन एनर्जी है वो उनके बॉन्ड्स में जाके छुप रही है और उसको मेल्ट कर रही है, वो मेल्ट कर रही है। ठीक है बेटा, तो dq बाई dm आ रहा। dm इसलिए आ रहा, जितना एनर्जी देते जाओगे उतना मास मेल्ट करता जाएगा। पिछले केस में क्या था? पिछले केस में मास चेंज नहीं हो रहा था। पिछले केस में जब पूरा आपके पास मास है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था, पूरे मास का टेम्परेचर बढ़ रहा था एक साथ। ठीक है ना, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर मास का अमाउंट चेंज हो रहा है। उस मास का अमाउंट जो कि मेल्ट हो रहा है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इसलिए डीएम लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे? हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू m इंटू LF या डेल्टा m इंटू LF आप कह सकते हो। जितना मास का वो मेल्ट हो गया। अब अगर आप LF का यूनिट कहते हैं, यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट क्या होगा बेटा? जूल्स पर किलोग्राम या फिर कैलोरी पर ग्राम या फिर कैलोरी पर ग्राम तो बोल सकते हो। एक ही बात है ना, कैलोरी पर ग्राम में ले सकते हो उसको या फिर जूल्स पर किलोग्राम में ले सकते हो। ठीक है, ये दोनों फेमस यूनिट्स हैं इसकी। ठीक, अच्छा जी सर, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब क्या कहें, अब क्या करें? तो देखो बेटा, हम यहां पे ये कह रहे कि जब मेल्ट हो रहा तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, और जब लिक्विड सॉलिड बनेगा मतलब फ्रीज होगा तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। कितनी? अगेन इतनी एनर्जी निकलेगी, डेल्टा की एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो जितनी एनर्जी मेल्ट होते वक्त देनी पड़ रही है उतनी ही एनर्जी जब वो फ्रीज होगा तो बाहर निकलेगी। तो एक तरीके से क्या रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन हो गया आपका ये। ठीक है ना, ओके, आते हैं आगे। नेक्स्ट में हम वेपराइजेशन कह रहे हैं। सारा खेला सेम है, बट यहां पर लिक्विड से वेपर में वो कन्वर्ट हो रहा, लिक्विड से वेपर में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो हम बोलेंगे LV कुछ और नहीं बल्कि dq बाई dm ही है, बस फेज लिक्विड से गैस या लिक्विड से वेपर का रहेगा रादर देन सॉलिड से लिक्विड के फेज के। ठीक है, जब भी फेज चेंज होता है तब टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। डेल्टा क्यू की वैल्यू को आप डेल्टा m इंटू LV बोल सकते हो, ये बात आपको समझ में आ। बेटा LV का यूनिट भी वही रहेगा जो LF का है, जूल्स पर केजी या फिर कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, आगे सुना आपको। चलो बढ़ते हैं आगे। कुछ वैल्यू है बेटा आप लोगों के लिए, उसको आपको याद रखना है। क्या वैल्यूज है बेटा? तो देखो बेटा, यहां पे हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल्स पर केजी केल्विन। 4200 जूल्स पर केजी केल्विन, ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है किसकी? पानी की। 1 कैलोरी
पर ग्राम केल्विन, 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब ये आपका कैलोरी पर ग्राम में आपको यूनिट आ गया और ये जूल्स पर किलोग्राम में आ गया। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस की बात हो तो आधी होती है पानी से 2100। देखो वैसे तो कोई भी डेटा याद करके रखने का कोई सेंस बनता नहीं है और मोस्टली एग्जाम आपको सारी वैल्यूज देता भी है, लेकिन इन केस अगर वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है तो कम से कम ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज नहीं दी है तो आप यूज कर सकते हो, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। ये वैल्यूज बेटा आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये याद रहेंगी तो आगे की कहानी आप कर सकते हो। वैसे हो सकता है कि क्वेश्चन में ही चीजें मेंशन होनी भी चाहिए मेंशन, जबरदस्ती कोई चीज याद करने में सेंस नहीं है, बट स्टिल पानी इज अ स्पेशल लिक्विड, तो उसके लिए आपको याद करके रखनी पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और करते हैं आगे की चर्चा। देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बच्चे कह रहे हैं थ्योरी ज्यादा हो रही है, थोड़े क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है, तो बेटा देखो पेस बैच है, इस सीरीज का नाम क्या है, पेस सीरीज है, समझना बात को। इस सीरीज का नाम पेस सीरीज क्यों रखा गया था? देयर वाज अ रीजन, ठीक है, देयर वाज अ रीजन, ठीक है ना। और रीजन क्या था कि हमको बहुत कम समय, हम बहुत लेट हो गए थे बेटा इस सीरीज को लॉन्च करने के लिए, ठीक है ना। और बच्चों ने बहुत डिमांड किया कि नहीं सर हमारे को भी कोर्स चाहिए, आपने 12th का कोर्स निकाल दिया, आपने ड्रॉपर के लिए कोर्स निकाल दिया, सर 11th वालों को तो आप भूल ही गए, 11th वालों को तो आप भूल ही गए, ठीक है ना। तो हमने कहा कि ठीक है हम 11th वालों के साथ ऐसा दगा नहीं करेंगे, हम 11th वालों के लिए भी कुछ करेंगे और 11th वाले बच्चों के लिए हम YouTube पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा ये सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए। बेटा आप लोग यहां से पढ़ो, आपका भला हर तरीके से होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, बहुत हम लेट हो चुके थे और बहुत लिमिटेड समय हमारे पास था। हमें मात्र बेटा 68 लेक्चर्स मिले थे, ठीक है ना, जिसमें हमें पूरा 11th और 12th पूरा 11th का सिलेबस खत्म करना था, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों खत्म करने थे। ठीक है, इस तरीके से खत्म करने थे बेटा कि आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएं ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर आ सको, ठीक है ना, बेहतर से बेहतर कर आ सको। एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। कोरोना का समय चल रहा था तो बेटा आपको पता ही है उस समय पर कोचिंग भी आप नहीं जा पा रहे थे, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, हमारे ही भरोसे थे। तो हमने कहा कि हम आपको निराश होने, ठीक है, इसलिए हम ये सीरीज लेकर आए थे। और इस सीरीज का नाम हमने क्या रखा बेटा, हमने इसका नाम रखा बेटा पेस सीरीज। पेस that means it is going to be a series with speed, right, with speed in it, right। तो इन लेक्चर्स को बनाने के लिए बेटा मेरी बहुत एनर्जी खर्च होती है, तब मुझे बहुत सारा कंटेंट आपको कम समय में देना होता है, तो बहुत सारी बातें मुझे आपको पूरी एनर्जी के साथ बतानी होती हैं, ठीक है ना। 1 सेकंड मेरे पास बेटा रेस्ट करने का इसके अंदर नहीं होता है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों का समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो, क्योंकि आप लोगों का समय, जैसे कि अलग सर भी कहते हैं, कुछ भी बेटा फ्री नहीं होता है। हम लोग आपका समय कंज्यूम कर रहे हैं बेटा, तो ये आपके समय की वर्थ आपको मिलनी चाहिए, आपके समय की वर्थ आपको मिलनी, ठीक है ना। तो जब आपको मैं कंटेंट देता हूं तो मेरे को दिल से खुशी होती है कि अगर मैंने आपका 1 घंटा लिया है तो इस 1 घंटे के अंदर मैंने आपको 1 घंटे का कंटेंट दिया है, कोई इधर उधर की बातें नहीं करी हैं और पूरा कंटेंट मैंने, ठीक है ना। तो अब बेटा हम पूरा पार्ट 1 आप पता है आपको खत्म कर चुके हैं, पार्ट 2 में भी हम काफी आगे निकल चुके हैं। आपके गिनती के देखो थर्मल प्रॉपर्टीज के बाद केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद आपका ऑसिलेशन वेव्स और यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये चैप्टर्स आपके बचते हैं। बाकी सारा सिलेबस हम बेटा रैप अप कर चुके हैं 11th क्लास का, ठीक है ना। हाँ, अगले साल जब हम 12th में जाएंगे, समय मिलेगा हमें अच्छे से पढ़ाने का आपको, ठीक है। अगर हमारे पास काफी अच्छे सारे नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे तब बेटा हम डिटेल में आपको सारी चीजें कराएंगे, हर एक छोटी से छोटी बात के ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे बेटा, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। और जब आपके मन से निकलेगा आहा सर मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया, ठीक है ना। ओके, तो बेटा अभी सिलेबस कंप्लीशन इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रायोरिटी,
ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं जो हम क्वेश्चन यहां तक लेने वाले थे, ठीक है ना, और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास लेट अस से हमारे पास 20 ग्राम आइस है, 20 ग्राम आइस है एट लेट अस से -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 20 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इंटू स्टीम में कन्वर्ट करना चाह रहा मैं इसमें, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इंटू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टीम में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कितना एनर्जी लगेगा ये करने के लिए इन कैलोरीज। कैलोरीज में कितना एनर्जी लगेगा ये काम को करने के लिए। यू हैव टू फाइंड डेल्टा क्यू, यू हैव टू फाइंड डेल्टा क्यू, ठीक है ना। तो बेटा पॉज करके फटाफट सॉल्व करके अपने आंसर की बरछार कर दीजिए कमेंट्स के अंदर कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। डेटा के लिए बेटा यू कैन रेफर दिस स्लाइड, डेटा के लिए यू कैन रेफर दिस स्लाइड। सारा डेटा आपके सामने लिखा हुआ है, इस स्लाइड को आप रेफर कर सकते हैं डेटा के लिए। और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और फटाफट से सॉल्व कीजिएगा बेटा। 1 2 3 4 5 करते हैं हम सॉल्व। आइए, आपको देखना पड़ेगा बेटा इसकी जर्नी क्या है, इसकी जर्नी क्या है। ये डायरेक्ट तो कन्वर्ट हो नहीं रहा होगा, इसकी जर्नी रहेगी। सबसे पहले बेटा जो ये आइस है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगी, आइसी होगी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगी। उसके बाद बेटा ये बनेगा पानी, उसके बाद बनेगा बेटा ये पानी, और पानी होगा बेटा किस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। उसके बाद बेटा ये पानी से बनेगा पानी ही, बट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनेगा ये, ठीक है ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा ये, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेटा ये जाएगा और बनेगा कुछ। ये जर्नी चलने वाला है। हर जर्नी के अंदर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको निकाल कर हम जोड़ते हुए चले जाएंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। आइए देखते हैं बेटा ये क्या है। ये है टेम्परेचर का चेंज, -10 से 0 हो रहा, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा। तो जब टेम्परेचर का चेंज होता है हमारा फॉर्मूला लिखता है कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी लगता है, ठीक है। अब ये क्या चीज है बेटा, ये आपका फेज चेंज है, आइस से पानी बन रहा है। जब भी फेज चेंज होता है तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लगता है m इंटू LF, सॉलिड से लिक्विड के लिए डेल्टा फ्यूजन। अब ये 0 से 100 जा रहा, तो बेटा ये क्या है, 0 से 100 जा रहा है, ये क्या है टेम्परेचर का चेंज। तो जाएगा हम डेल्टा क्यू ms। अब यहाँ पे वाटर बन चुका है, यहाँ पर आइस था तो आइस के लिए यूज करेंगे, यहाँ पे वाटर तो वाटर के लिए यूज करेंगे, ms डेल्टा का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये पानी से स्टीम बन रहा, ये फेज का चेंज हो रहा, और जब फेज चेंज होता है तो क्या होता है बेटा m इंटू LV होता है। LV होता है क्योंकि ये पानी बन रहा, पानी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा। तो आइए सॉल्व करते हैं एक चीज को। बेटा मास कितना है इसका, 20 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना होता है कैलोरी के अंदर, तो बेटा वो 0.5 है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। तो बेटा ये 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम लोग इनटू डेल्टा टी। 10 डिग्री का बेटा राइज हो रहा तो कितना हो गया ये बेटा, हमें 100 आते हुए दिख रहा है, 100 कैलोरीज है ना, 100 कैलोरी आएगा ना, 20 × 100, ठीक है, बहुत शानदार। अब बात करते हैं बेटा, जब ये m इंटू LF लगाएंगे तो m कितना है 20 ग्राम है और LF कितना है बेटा 80 कैलोरी पर ग्राम है, मतलब 1600 कैलोरीज आ रहा, 1600 कैलोरीज आ रहा, ठीक है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं। यहां पर हो रहा है 0 से 100 पे जा रहे, ms डेल्टा टी लगा रहे। m की वैल्यू कितनी है, 20 ग्राम की वैल्यू है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बेटा 1 होता है कैलोरी के अंदर, और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 100 डेल्टा टी है, तो 2000 कैलोरी ये आ गया, 2000 कैलोरी ये आ गया। और अब बात करेंगे m इंटू LV की। तो m हमारे पास 20 है बेटा, और LV कितना है, LV कितना है बेटा, तो LV हमारे पास है बेटा कितना 540 है बेटा। देखो मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए वैल्यूज, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, बेटर रहेगा। आइस वाटर के लिए तो कम से कम याद करके रखो, क्वेश्चन में दे रखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखे तो पता होनी चाहिए। इन सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ते बेटा करके हम लिख रहे 100, हम लिख रहे 1600, 2000,
और हमने लिखा 10800, तो 00 तो लास्ट में आ गया, 6 और 1 7, 7 और 8 15, एक हाथ से लगेगा तो 2 और 2 4 और 1 14,500 कैलोरीज हमारे पास आ गया। तो 14,500 कैलोरीज, 14,500 कैलोरीज के अंदर ये कन्वर्ट होगा। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, 14,500 कैलोरी हमारा आंसर है बेटा। आई बात समझ में आपको? सुनो, चलो एक काम और करते हैं बेटा, इसमें मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, एक डायग्राम बनाकर दिखाते हैं इसमें हम आपको। The diagram will be versus T versus Q का डायग्राम बना। Okay, so initially what was the temperature? Initial temperature was -10 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री में ले लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -10 डिग्री सेंटीग्रेड ना, तो हमने कहा कि देखो पहले टेम्परेचर था -10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने इसको 100 कैलोरीज दी, हमने इसको 100 कैलोरी दी और क्या हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। ये हमने इसको 100 कैलोरीज दी और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। 100 कैलोरीज दी और टेम्परेचर कितना हो गया इसका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद क्या हो रहा, उसके बाद हमने इसको 1600 कैलोरी और दी, मतलब कुल मिला के 1700 कैलोरी हो चुकी है यहां तक। ठीक है, 1600 कैलोरी और दी तो क्या हुआ, इसका फेज चेंज हुआ, टेम्परेचर 0 ही बना रहा। ठीक है ना, तो अगले 1600 कैलोरी मतलब कुल मिला के 1700 कैलोरी हो चुकी हैं, अब 1700 कैलोरी हो चुकी हैं। ठीक है, और इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो लाइन बनेगी कुछ इस प्रकार, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा, देखो इसके बाद इसने 2000 कैलोरीज और डाल दी। ठीक है, और 0 से टेम्परेचर बढ़ कितना हो गया, 100 हो गया। 0 से बढ़ कितना हो गया, 100 हो गया। आ रही बात समझ में आपको? 2000 कैलोरी डालने पर टेम्परेचर 0 से 100 हो गया। अच्छा जी, अब 2000 का मतलब कितना हुआ, 3700 हो गया, 3700 और टेम्परेचर कितना हो चुका है, 100 हो चुका है। टेम्परेचर कितना हो चुका है इसका, 100 हो चुका है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हमने 10,800 कैलोरी उसको दी और टेम्परेचर तो 100 ही रहा, लेकिन वो फेज चेंज होकर स्टीम में कन्वर्ट हुआ। कुल मिलाकर 14,500 कैलोरी इसकी हो चुकी, ठीक है ना। तो कुल मिला के, अब थोड़ा छोटा यहाँ पर स्केल से नहीं बना रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 14,500 कैलोरीज और हम कुछ इसको आ रही पसंद आपको। आप देख सकते हैं कि इसकी जर्नी क्या है, इसकी जर्नी ये है बेटा, ये जर्नी है इसकी। इसमें 2 पड़ाव आ रहे हैं जिसमें आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है बेटा, ये है आपके फेज चेंज के डायग्राम्स। जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, वो कहां पे क्या हो रहा है बेटा, वो फेज चेंज आ रहा है, फेज चेंज है। पहला जो फेज चेंज आ रहा है, इसके अंदर सॉलिड से लिक्विड बन रहा, और जो सेकंड फेज चेंज आ रहा, ये भी बेटा फेज चेंज ही होगा ना। इसके अंदर लिक्विड से वेपर बन रहा, ठीक बच्चों। तो इस तरीके से जर्नी जा रही है कंप्लीट। तो आपको ये T वर्सेस Q का डायग्राम भी बन गया, आपके सामने आ गया। इस तरीके से बेटा ये डायग्राम आपके सामने आता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कि देखो सर्दियां चल रही हैं, पता ही है आपको, जाने का नाम तो ले नहीं रही सर्दियां, ठीक है ना। काफी सर्दियां बढ़ चुकी हैं, ठीक है, टेम्परेचर काफी गिर रहा है, ठीक है। नहाना तो बंद कर दिया होगा आपने एकदम, नहा तो रहे नहीं होंगे, 4-5 दिन हो चुके नहाए बिना, है ना, क्यों? कमेंट करके बताओ कितने लोग नहीं नहा रहे हैं। अच्छा भाई, मैं तो नहा रहा हूँ भाई, डेली नहाता हूँ मैं, ठीक है, गर्म पानी में नहाते हैं, हमारे घर में गीजर है। खैर, तो देखो गर्म पानी करके आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोग नहाते होंगे, कुछ ही लोग होंगे जो ठंडे पानी से नहाते होंगे, ठीक है ना।
सख्त बच्चे उनको क्या नाम है ठंड नहीं लगती है, ठंडे पानी से नहा लेते हैं। तो करते क्या सर्दी में हम गर्म पानी करते हैं गीजर के अंदर, बाल्टी में गर्म पानी आता है, फिर हाथ डाल के लेते हैं, ज्यादा गर्म हो गया वो, ठीक है। अब क्या करें, फिर उसमें ठंडा मिक्स करते हैं, फिर उसमें ठंडा मिक्स करते हैं, अगर ठंडा हो गया वो, फिर उसमें गर्म पानी मिक्स करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, वो एक मिक्सचर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि भैया ठीक ठाक पानी हो जाए ताकि हम नहा सकें, ठीक है। तो अब देखो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आपकी बॉडी का टेम्परेचर रहता है, ठीक है। मेंटेन करती है बॉडी अपने टेम्परेचर को, ठीक है। 37 डिग्री के आसपास आपकी बॉडी का टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो कितने टेम्परेचर के पानी में आप नहाना चाहते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 40-50 के बीच में अगर टेम्परेचर रहेगा तो अच्छा आपको गुनगुना पानी लगेगा एंड आप उससे नहा सकते हो। और उससे ऊपर जाओगे तो पानी उतना ही गर्म आपको फील होना शुरू होता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। तो 45-50 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर आई थिंक शुड बी गुड टेम्परेचर टू बात विद, राइट। तो लेट अस से आपने सुबह सुबह अपनी क्या नाम है गीजर में पानी गर्म किया और गीजर से पानी निकला, आपकी बाल्टी के अंदर पानी आ गया, और लेट अस से आपने एक बाल्टी के अंदर ठीक है 2 किलोग्राम पानी लिया, एंड लेट अस से वो काफी गर्म है, आपने एकदम गीजर को एकदम फुल गर्म कर दिया है और एकदम गर्म पानी निकाला है। लेट अस से वो है हमारे पास लेट अस से 90 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी, 90 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी आपने ले लिया, ठीक है ना। कितना ले लिया आपने, 2 किलोग्राम पानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाल्टी में भर लिया, ठीक है। अब 90 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने उंगली डाली तो आप अरे बाप रे बाप, बड़ा गर्म पानी है, तो हम नहाना पाएंगे इसमें हम मिक्स करेंगे क्या, ठंडा पानी मिक्स करेंगे हम, ठीक है। तो आपने कहा कि ठंडा पानी मिक्स करते हैं, कितना मिक्स करें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, इसमें क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है कि भैया कि आपको बोले इतना पानी मिक्स किया इतने टेम्परेचर पे, बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसके अंदर कि भाई अगर हमें ये टेम्परेचर पानी का चाहिए तो कितना पानी मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। बात एक ही है, करना वही सेम काम पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात होती नहीं। तो मान लिया हमने इसके अंदर पानी डाला, कितना पानी डाला, लेट अस से हमने इसके अंदर 3 किलोग्राम पानी डाल दिया, और जो पानी का टेम्परेचर था लेट अस से वो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पानी था। तो 2 किलोग्राम पानी हमारे पास था 90 पे, ठीक है ना, और 3 किलोग्राम पानी हमारे पास था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद जो फाइनल आपके पास आया पानी उसका टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है ना। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको लगाना पड़ता है, इसे बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का सिंपल सा मतलब सीधा मतलब ये होता है कि हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। एक लिक्विड जितना हीट का लॉस करेगा दूसरा उतना ही गेन करेगा, एक जितना लॉस करेगा दूसरा उतना ही गेन करेगा, ठीक है। जो गर्म वाला था वो लॉस करेगा, जो ठंडे वाला था वो गेन करेगा, है ना भाई, ताकि वो एक टेम्परेचर पर आ जाए, फाइनल टेम्परेचर पर आ जाए, ठीक है। सो व्हाट इज द हीट लॉस बाय दिस 2 kg लिक्विड, 2 kg वाटर, ठीक है। तो मान लिया फाइनल टेम्परेचर हो गया T, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर गिर रहा है, तो कितना एनर्जी का लॉस करा इसने करेगा M S वाटर डेल्टा T 90 माइनस T, हीट गेन बाय दिस लिक्विड, तो उसका मास कितना है 3, S वाटर, दोनों ही वाटर है, डेल्टा T, तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ है, T तक गया, राइज हुआ T तक गया, तो T माइनस 20 लिखेंगे, ठीक है, T माइनस 20 लिखेंगे, ओके। तो SW कट गया, हमारे पास आ गया 180 माइनस 2T 3T माइनस 60, 120 बराबर 5T, T बराबर 120 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 5 से काटेंगे तो 6 आया और ये 4 आया, 64 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, है ना भाई।
नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे जगह कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो गड़बड़ है, भारी गड़बड़ है। 240 बराबर 5 टी आएगा। टी की वैल्यू आ रही 240 डिवाइड बाय 5। अब काटेंगे इसको तो 5 चौक 20 आएगा, 5 अट्ठे 40 आएगा। बढ़िया पानी बना। 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी आ चुका। नहा लो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी आ गया है, ठीक है। 48 डिग्री, ठीक है, ओके। तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, ये आपके पास बन चुका है पानी, ठीक है। अब क्वेश्चन को मैंने कहा ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि मान लिया आपके पास क्या है, आपके पास है लेट अस से 5 किलोग्राम वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड का कितना पानी ऐड करें, फाइंड द मास ऑफ वाटर, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर to be added so that amount of water at 20 degree centigrade to be added so that the final temperature of the mixture is 50 degree centigrade। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मिक्सचर बनाना है तो आपको कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, ठीक है। तो हमने कहा देखो भैया क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे m हीट लॉस, m लेट अस से फाइंड द 50 डिग्री सेंटीग्रेड है ना आपके पास, ठीक है ना। तो m s वाटर डेल्टा t इज 80 माइनस 50 इक्वल टू m s वाटर 50 माइनस 20। हीट गेन हो गया, ये हीट लॉस हो गया, हीट गेन हो गया, ये हीट लॉस हो गया। टेम्परेचर इसमें बढ़ रहा, इसमें घट रहा, सीधी बात है। एस जल्द से बड़ा कटने ही वाला है, तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि 5 हमने किलोग्राम में ले रखा, हमारा आंसर किलोग्राम में आने वाला है। डिवाइड बाय बटा ये भी 30, ये भी 30, 5 किलोग्राम आ गया आपको, 80 से बटा 30 आएगा, वो भी 30 आएगा, उसमें 30 का राइज हो रहा है, इसमें 30 का लॉस हो रहा, तो बराबर ही हो रहा है। दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। कितना सुंदर आंसर आ रहा है कि आपको 5 किलोग्राम और डालना पड़ेगा। सिमेट्रिक केस हो गया, सिमेट्रिक केस हो गया। तो आप 5 किलोग्राम पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब डालेंगे तो बेटा वो क्या होगा, 50 से पहुंचा देगा, बीचों बीच पहुंचा देगा, तो आप बोल सकते हो, ठीक। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। एक तो आपसे पूछ सकता है फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, दूसरा वो आपसे पूछ सकता है कितना मास होगा, वो निकाल दो ताकि टेम्परेचर कितना हो, ठीक है। चलो और भी क्वेश्चन इसमें बनाकर दिए जा सकते हैं कि आपको बोल सकता है क्या बोलेगा वो आपको बोलेगा कि मान लिया हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास है आपके पास, मान लेते हैं 5 kg। ओके सर, ये चल रहा ब्लॉक मान लिया 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में चल रहा है। ओके सर, ग्राउंड जो है इसके पास एक रफनेस है, ये एक रफ ग्राउंड है, म्यू कितना है पता नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑल द हीट प्रोड्यूस्ड is absorbed by the block, then find the increment in its temperature. Find the increment in its temperature. कह रहा है कि if all the heat produced is absorbed by the block, then find the increment in its temperature. जितना भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना वो सारा ये अब्सॉर्ब कर लेता है, जितना भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो सारा ये अब्सॉर्ब कर लेता है। तो आपको बताना है भाई इसका कितना इंक्रीमेंट होगा टेम्परेचर के अंदर, ठीक। अब आपको यहां पर दे रखा है सरफेस
sorry, specific heat capacity of this block is, let us say, is 1500 joules per kg Kelvin, is 1500 per kg Kelvin, ठीक। तो सबसे पहली बात देखो, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। बेटा पॉज करके फटाफट सॉल्व कर आंसर निकाल लो, पहले पॉज करो, सॉल्व करो, कैलकुलेट योर आंसर। 1 2 3 4 5 कर लिया, देखते हैं। तो हम कह रहे हैं तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इट इज हैविंग। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ m स्क्वायर, राइट, ये तो काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा जी, कितना हुआ ये? 9 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, 45/2 जूल्स काइनेटिक एनर्जी थी। अल्टीमेटली ये रुकेगा ना? अरे भैया अल्टीमेटली रुकेगा ना, जो भी चीज चलाते हो रुक जाते हैं ना अल्टीमेटली, क्यों भाई? तो अगर ये अल्टीमेटली रुक गया, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हो गई गोल, मतलब 0, मतलब 0, ठीक है ना। तो एनर्जी गई कहां? तो बेटा वो एनर्जी गई हीट की फॉर्म में, किसने एब्जॉर्ब करी? ब्लॉक ने, एज पर द क्वेश्चन सारी एनर्जी ब्लॉक ने एब्जॉर्ब करी। तो ब्लॉक का टेंपरेचर राइज कर रहा था, ब्लॉक इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हमारा डेल्टा क्यू है। एम ऐसे डेल्टा टी है, डेल्टा टी निकालना है, तो डेल्टा टी बेटा डेल्टा क्यू बाय एम एस होगा कि नहीं होगा? अरे डेल्टा क्यू की वैल्यू 45/2 होगी कि नहीं होगी? एम की वैल्यू बेटा 5 है कि नहीं है? एस की वैल्यू बेटा 1500 है कि नहीं है? इतने जूल हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा 15 से बेटा ये 100 बनेगा, और ये 15 3 45 हो गया, तो बेटा 3/1000 जूल हमारा आंसर आ गया। 3/1000 जूल हमारा आंसर आ गया। जूल्स नहीं, केल्विन हमारा आंसर आ गया। केल्विन क्या डिग्री सेंटीग्रेड? ये चेंज हुआ तो 0.003 केल्विन का चेंज हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी इसके पास थी नहीं, धीरे भाग रहा था, ठीक है ना। तो बहुत एनर्जी इसके पास थी नहीं, इसीलिए इतना ज्यादा चेंज हुआ नहीं, थोड़ा ही टेम्परेचर में राइज हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है बच्चों। जितना स्पीड इसकी यहाँ पे बढ़ाते जाओगे ना, उतना ही यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हुआ, इतने एनर्जी का लॉस निकाल के हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकते हैं, शानदार क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। एक बॉल हमारे पास है, लेट अस से इसका मास है 200 ग्राम, और इसको हमने ड्रॉप किया, लेट अस से 45 मीटर से ड्रॉप किया, एंड बॉल टकराने के बाद राइज कर रही वापस, राइज कर रही है, और कितनी हाइट तक राइज कर रही है बेटा? ये राइज कर रही है 20 मीटर तक राइज कर रही है, ठीक, ओके। तो कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द बॉल absorbs 80% of the energy loss in collision, ठीक है। आपको S दे रखा है बॉल का जो S है लेट अस से, वो आपको दे रखा है, लेट अस से ये है आपके पास कितना, ये है 500 जूल्स पर केजी केल्विन, ये आपके पास बॉल का S है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है आपके पास क्या कि फाइंड डेल्टा टी, बॉल का डेल्टा टी। एयर रेजिस्टेंस हमने नहीं ले रखी, एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता, ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस नहीं लगता। तो बॉल टप्पा खा रही है किस रफ्तार से? काइनेमैटिक्स याद करो, भूल गए होंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। अगर h हाइट से आप ड्रॉप करते हो तो बॉल टप्पा खाती है √2gh रफ्तार से, बेटा फॉर्मूला करना है याद, ठीक है, ओके। तो 45 मीटर की हाइट से बॉल गिर रही किस रफ्तार से गिरेगी? √2gh, √2 × g × h, 30 मीटर पर सेकंड से गिर रही, ठीक है। बॉल बाउंस बैक कितनी रफ्तार से कर रही है? वो 20 मीटर तक गई है, तो √2gh 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बाउंस बैक कर रही है, 30 मीटर पर सेकंड से गिर रही, 20 से रिबाउंड कर रही, तो कुछ एनर्जी का हुआ है लॉस। व्हाट इज द लॉस इन एनर्जी? कितना लॉस है? थोड़ा वो है ½
हालांकि आपको ये भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपको और शॉर्ट बताता हूं, और भी शॉर्ट बताता हूं आपको। देखो हाफ एम, एम कितना है इसका 200 ग्राम है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो क्या बोल रहे हैं आप 30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर कितना आएगा 1 2 1 2 2 2 कट गया 1/10 इंटू 900 माइनस 400 500 कितना आ रहा 50 जूल्स आ रहा। एक तरीका तो ये है, ये बहुत लंबा तरीका ले लिया मैंने, अब मैं आपको छोटा तरीका बताता हूं। देखो 45 मीटर से गिर रहा था, 20 मीटर तक जा पाया, तो कितना एनर्जी का लॉस हुआ भाई, ये वापस से इतना ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है तो कितना लॉस हो रहा है। तो आप बोलोगे इसके पास पहले एनर्जी थी कितनी mg इंटू 45, अब कितनी है m इंटू जी इंटू 20 ही तो रह गई, इतना लॉस हो गया, बचा हुआ लॉस हो गया, ठीक है ना, दैट इज अ लॉस। लॉस कितना है, लॉस कितना है, तो क्यू लॉस कितना हो गया आपके पास, तो m कितना है 200, g 45 माइनस 20 25 हो गया ये, ठीक है ना, तो 1 2 3 1 2 3 25 इंटू 2 50 जूल। सिंपल, ये v भी आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हाइट से ही निकाल सकते हो कि 50 जूल का लॉस हो रहा। ये आपके पास लॉस निकालने का मेथड नंबर 1 आ गया। जो लंबा मेथड है आई विल नॉट एडवाइज यू टू यूज, ठीक है ना, ये मेथड नंबर 2 है, ये छोटा मेथड है, ये आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो हम एग्जाम के अंदर ये नहीं दिखाना चाहते कि हम कितने डिफिकल्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये इंटेंशन हमारी नहीं है, ये इंटेंशन हमारी नहीं है। हमारी इंटेंशन है कि हम क्वेश्चन को कितना जल्दी जैसे फटाफट से सही से सॉल्व करेंगे, ये हमारी इंटेंशन है। तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसे भी तरीके मालूम हो जिससे हम जल्दी जल्दी निकाल सकें। एक बारी हमें क्यू लॉस मिल गया, आगे क्या, क्यू लॉस इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, खत्म बात। बट याद रखना क्यू लॉस का नहीं लेना है हमें, क्यू लॉस तो लॉस है, एब्जॉर्ब कितना किया उसने केवल 80% एब्जॉर्ब किया है। तो आप कहोगे सर 80% ऑफ क्यू लॉस इक्वल्स टू ms, ठीक है। तो 80% 80/100 ऑफ 50 इज इक्वल्स टू m जो कि 200 ग्राम है, s जो कि 500 है, एंड डेल्टा टी हमारे पास आ गया, यहां पर आंसर आ रहा, ठीक है। तो अब देखो भैया 1 2 3 1 2 3 कट गए, 50 उड़ गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से ये 4 हो गया, तो हमारा आंसर आ रहा डेल्टा टी इक्वल्स टू 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ा 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर क्या होगा, बड़ा राइज कर जाएगा, 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड से राइज कर जाएगा। ये बात समझ में आपको, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक एनर्जी का लॉस करवाएगा, कोलिजन करवा सकता है, फ्रिक्शन दे सकता है, ठीक है ना, किसी ना किसी तरीके से वो एनर्जी का लॉस करवाकर आपको बोलेगा भाई ये एनर्जी का लॉस हो रहा, अब बताओ कि क्या कहानी आगे होने। समझ के बात यहां तक, आई होप कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब इसके बाद बेटा एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, यहां पर बेटा वो होता है वाटर इक्विवेलेंट। W से लिखते हैं इसको, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं, मतलब क्या करना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितने पानी के अमाउंट के बराबर है। बराबर किस चीज में है, बराबर किस चीज में है, इक्विवेलेंट किस चीज में है, तो बेटा बराबर इस चीज में है कि भैया कि वो सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर सेम टेम्परेचर का चेंज दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट अगर दे रखा हो तो आप उस ऑब्जेक्ट को हटा के उतना पानी मान लेंगे, क्वेश्चन बना देंगे, सिंपल सी बात है। तो वाटर इक्विवेलेंट होता है इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, it is the amount of water that will show the same change in temperature, that will show the same change in temperature as shown
by the object on same supply of heat. फॉर एग्जाम्पल आपको इस पेन का वाटर इक्विवेलेंट देखना है, तो मैंने इस हाथ में एक पानी ले लिया, एक बीकर में पानी ले लिया, यहाँ पर मैंने पेन ले लिया, मैंने पेन को कुछ एनर्जी दी, मैंने उतनी ही एनर्जी पानी को दी। अगर पेन का जो टेम्परेचर में राइज हुआ और पानी का जो टेम्परेचर में राइज हुआ वो बराबर हो रहा तो हम कहेंगे ये पानी इसके इक्विवेलेंट है। दिस इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस पेन। क्या मतलब है, हमारे पास ये पेन है, हमारे पास ये पानी है, इसको हमने क्यू एनर्जी दी, इसको हमने क्यू एनर्जी दी, इसका टेम्परेचर राइज डेल्टा टी हुआ, इसका टेम्परेचर राइज भी अगर डेल्टा टी हुआ तो ये पानी का मास इज इक्वल टू द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस पेन। ठीक है, आ रही फील आपको, खिला रही है आपको? ठीक है, हम यहाँ क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई वाटर इक्विवेलेंट के अमाउंट, मतलब वाटर इक्विवेलेंट विल बी इन किलोग्राम और ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट विल बी इन किलोग्राम और ग्राम। एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं तब और अच्छी फील आएगी आपको। ठीक है भाई, सारा खेल बेटा फील का ही है, ठीक है ना, तो फिर आते रहो। ठीक है, अभी हमारे पास बेटा एक बीकर है, कंटेनर है, और इस कंटेनर का मास नहीं दे रखा, इस कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है। लेट अस से आपको दे रखा है 500 ग्राम का। हमारे पास इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है और इस लिक्विड का मास दे रखा है आपको, लिक्विड का वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है, लिक्विड का मास दे रखा है, लिक्विड का मास दे रखा है हमने मान लिया 1500 ग्राम, 1500 ग्राम। ठीक है, इस लिक्विड का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इस लिक्विड का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एस, ठीक है, ये आपको दे रखा है कुछ, मान लेते हैं 500 जूल्स पर केजी केल्विन। ठीक है, आप वो कैलोरीज में भी दे सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कैलोरीज में भी ये दे सकते हैं और आपको ये जूल्स में भी दे सकते हैं, है ना, जूल्स में भी मिल सकता है आपको, कैलोरी में मिल सकता है आपको, ठीक है ना, आपको, लेकिन हर तरफ सेम यूनिट रखनी। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक काम करते हैं, मैं इसको कैलोरी में लेता हूँ, दिखता हूँ आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली, ठीक है। जैसे अगर आपको ऐसा यूनिट में देखकर आपको कैलोरी में दिया होता कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि दोनों तरफ ऐसा है ना तो कट जाता है। ठीक है, देखते हैं, मान लेते हैं इसका दे रखा आपको 0.8 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। ठीक है, अब ठीक है, हमारे पास बेटा यहां पर एक बॉल है, इस बॉल का जो मास है ना, लेटस से वो है हमारे पास कुछ 1200 ग्राम। इस बॉल का जो एस है, एस ऑफ द बॉल अगर हम ले रहे हैं तो बेटा वो आ रहा लेटस से 0.5 कैलोरी पर ग्राम केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड। इस बॉल का टेम्परेचर है ना, इस बॉल का टेम्परेचर मान लिया हमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कैलोरीमीटर और इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो है मान लिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस बॉल को हमने उठाकर इस लिक्विड में डाल दिया, बॉल को उठाकर हमने लिक्विड में डाल दिया। हम जानना चाहते हैं फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ये हम जानना चाह रहे हैं। तो देखो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं यहां पर कि हीट लॉस कौन करेगा बेटा, बाय बॉल, इक्वल टू हीट गेन कौन करेगा बेटा, बाय लिक्विड प्लस कंटेनर, लिक्विड प्लस कंटेनर। ठीक, अच्छा जी, व्हाट विल बी द हीट लॉस बाय द बॉल, लेट अस से फाइनल टेम्परेचर इज कैपिटल टी, जो कि 80 से कम होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हीट लॉस कितना होगा बॉल के द्वारा, तो हीट लॉस इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉल दैट इज 1200 ग्राम, एस ऑफ द बॉल दैट इज 0.5। मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ऐसे यूनिट में, मैं दोनों तरफ सेम यूनिट यूज कर रहा, मास के भी
ग्राम यूज कर रहा और एस की कैलोरी पर ग्राम यूज कर रहा, वो वाली बात आएगी। डेल्टा टी कितना है 80 माइनस टी। अगेन यहां पर मुझे इसको कैलोरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों अगर मैं डिग्री में डाल रहा हूं तो डिफरेंस है ना, डिफरेंस तो एक वही आएगा, बराबर ही आएगा, दिक्कत वाली बात है ही नहीं कहीं पर भी, दूर तो दिक्कत वाली बात नहीं। हीट गेन बाय लिक्विड कितना होगा, लिक्विड का मास कितना है 1500, ठीक है। लिक्विड का एस कितना है 0.8 और लिक्विड का टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, लिक्विड का टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, तो लिक्विड का टेम्परेचर था बेटा कितना 20, कितना हो गया टी, तो टी माइनस 20 हो गया, ठीक है, प्लस कंटेनर के लिए क्या लिखे, कंटेनर का मास में पता ही नहीं, तो कंटेनर को भूल जाओ, कंटेनर की जगह पर आप 500 ग्राम पानी मानो, तो 500 ग्राम पानी लिखेंगे, 500 ग्राम एस वाटर बन होता है, एस वाटर बन होता है, कैलोरी लिखेंगे तो, ठीक है। और डेल्टा टी कितना हमारे पास टी माइनस 20, खत्म बात, सॉल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा, कर लो सॉल्व कर लो, फिर सॉल्व कर लो, तो इससे कट गया 12 पंजे 60, 600 आ गया, ठीक है। चलिए 80 माइनस टी है यहाँ पर, ओके जी, इक्वल टू 0 से 0 हट गया, 15 8 120 हो गया, 1 0 लग गया यहाँ पे, ठीक है भाई। टी माइनस 20 तो कॉमन ले लेंगे, प्लस 500, 2 0 2 0 2 0 बढ़ गई, ठीक है। 48 हो गया, 480 माइनस 60 बराबर 12 प्लस 5 17 टी माइनस 340, यहां पर लिखेंगे ऐड हो जाएगा ये 0 8 तो 4 12 घास लगा 1 820 इक्वल टू 7 और 6 23, ठीक है। तो टी की वैल्यू आ रही 820 डिवाइड बाय 23, 820 डिवाइड बाय 23, ये आपके पास टी की वैल्यू आ रही है, 820 डिवाइड बाय 23, ये आपके पास टी की वैल्यू आ रही है, समझ गए। दैट इज हाउ यू डू द क्वेश्चन ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कहीं पर भी ऐसे करेंगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। चलो अब करते हैं एक बढ़िया बात, हमने कहीं पर भी अभी तक ना फेज चेंज की बात नहीं करी, फेज चेंज की बात नहीं करी, ठीक है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, ठीक है, इसमें हम फेज चेंज की बात करेंगे, ये हमारा आज का आखिरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। फेज चेंज की हम बात करेंगे इसके अंदर, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देखते हैं कैसे। तो हम कह रहे हैं कि देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ना m ग्राम वाटर है T डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारे पास क्या है, हमारे पास आइस है W ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आइस को पानी में डालते हैं तो क्या होगा, आइस मेल्ट करेगी, क्या सारी आइस मेल्ट कर जाएगी, डिपेंड करता है क्या। अगर देखो आइस पानी से एनर्जी कब तक लेगी, जब तक पानी का टेम्परेचर 0 नहीं हो जाता। अगर आप बहुत सारी आइस डाल दोगे ना तो टेम्परेचर जो पानी का है ना वो ही घटते घटते 0 हो जाएगा, और थोड़ी बहुत आइस मेल्ट हुई होगी, और उसके बाद फर्दर आइस मेल्ट होना बंद हो जाएगी। हम एटमॉस्फेयर बढ़ाने में लॉस नहीं ले रहे, आपके साथ कितने भी आइस डाल लो इवेंचुअली तो मेल्ट होना ही है, ठीक है ना। तो इवेंचुअली वाली बात नहीं है यहाँ पर, इट्स नॉट अबाउट कि इवेंचुअली क्या होने वाला है, ठीक है ना। इट्स अबाउट कि भैया हमने इसमें डाला पानी का टेम्परेचर, पानी की वजह से इतना मेल्ट हो रहा है, हम एटमॉस्फेयर में लॉस लेकर नहीं चल रहे, हम एटमॉस्फेयर में लॉस लेकर नहीं चल रहे हैं। तो हमेशा कुछ भी कर लो, आप कहोगे सर हमने पानी में जो है वो आइस डाली, मैंने एक ब्लॉक डाला वो भी मेल्ट हो गया, दूसरा डाला वो भी मेल्ट हो गया, तीसरा डाला वो भी, मैं जितने ब्लॉक्स डाल रहा हूँ सारे मेल्ट हो रहे हैं सर। आप तो कह रहे हैं कि सर एक पर्टिकुलर अमाउंट में मेल्ट होता है, तो बेटा वो इसलिए हो रहे हैं बिकॉज रियल लाइफ के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एनर्जी का लॉस हो रहा है, एटमॉस्फेयर में एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एनर्जी का लॉस हो रहा है इसीलिए वो अल्टीमेटली मेल्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर का लॉस कंसीडर ना करें तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर का लॉस कंसीडर ना करें तब क्या होगा, ठीक है ना, वो कहानी यहां पर आ रही। तो केवल पानी उसको मेल्ट कराने की कोशिश कर रहा है, तो देखना पड़ेगा कि पानी के पास इतनी एनर्जी है कि पूरी आइस मेल्ट करा दे, तो आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए वो देखनी पड़ेगी। तो लेट अस से पहला निकालते हैं, फर्स्ट चीज हम यहां पे निकालते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइस टू मेल्ट कंप्लीटली, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइस टू मेल्ट कंप्लीटली, पूरी तरीके से आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बड़ा वो कितना होगा, मास कितना है इसका W ग्राम है इंटू LF, W इंटू LF, इतना एनर्जी चाहिए कि वो पूरा मेल्ट हो जाए।
0 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा मेल्ट हो जाए, ठीक है ना। मेल्ट करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा ये? हाँ भाई, मेल्ट करवा पाएगा नहीं करवा पाएगा ये? देखो, एनर्जी दैट वाटर कैन गिव टू आइस, मैक्सिमम एनर्जी दैट वाटर कैन गिव टू आइस। भैया वाटर जैसे एनर्जी देगा, ठंडा होगा, ठंडा होते होते 0 पे पहुंच गया, तो उसके बाद क्या वो और आइस को एनर्जी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि भैया आइस तो खुद 0 पे बैठी है ना। टेम्परेचर का एक्सचेंज, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना जरूरी है। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है ना, तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे ऐसे, एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम एनर्जी दैट वाटर कैन गिव टू आइस इज इक्वल्स टू m s वाटर डेल्टा टी, मतलब t माइनस 0। अगर ये 0 तक पहुंच गया तो उसके बाद एनर्जी नहीं देगा। तो मैक्सिमम एनर्जी देने के लिए उसका टेम्परेचर कर दिया, 0 कर दिया हमने, ठीक है ना। कितना कर दिया भाई? 0 कर दिया हमने, ठीक है। ये 0 से कम तो होने लगता है टेम्परेचर, नेगेटिव में जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो MSWT इतना एनर्जी वो दे सकता है, इसके बाद एनर्जी देना बंद कर देगा। तो अब बताओ पूरी आइस मेल्ट करेगी कि नहीं करेगी? केस बनेंगे यहाँ पे, केस बनेंगे। तो पहला केस आपके पास है कि WLF बड़ा है या छोटा ले लें इसको, बड़ा ले लें, बड़ा है MSWT से, तब क्या होगा? मतलब कि जो एनर्जी आइस को मेल्ट होने के लिए चाहिए, जो एनर्जी आइस को मेल्ट होने के लिए चाहिए वो ज्यादा है। पानी उतनी एनर्जी दे नहीं पा रहा है, पानी 0 पे पहुंच चुका है और सारी आइस मेल्ट हुई नहीं है। तो क्या होगा? ऑल आइस विल नॉट मेल्ट, सम आइस विल लेफ्ट, सम आइस will left and final temperature equal 0। कुछ आइस बच जाएगी और फाइनल टेम्परेचर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन तबाक से आपके सामने आने वाला है, सर कितना आइस मेल्ट करेगा, कितना बच जाएगा? अरे ये तो बताओ कितना मेल्ट करेगा, कितना बच जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि लेट x ग्राम आइस मेल्ट्स, x ग्राम मेल्ट हो गया, हमने कहा कि लेट x ग्राम मेल्ट हो गया, ठीक है। अगर x ग्राम मेल्ट हुआ आइस का तो कितना एनर्जी उसने सोखा होगा, ठीक है ना। तो एनर्जी जो आइस ने लिया होगा वो होगा x इंटू LF, इतना एनर्जी लिया होगा भाई, ठीक है ना। इतना एनर्जी ले लिया, कहां से लिया उसने? पानी से लिया ना, और पानी तो 0 पे आ चुका है, पानी अब और एनर्जी नहीं दे रहा है उसको, वो फर्दर मेल्ट नहीं कर रहा है आइस को। तो सारी की सारी एनर्जी उसने दे दी पानी ने, मतलब MSWT सारी एनर्जी दे चुका है वो, और केवल x ग्राम मेल्ट हुआ है। तो जो पानी के द्वारा दी गई एनर्जी है वो x ग्राम को मेल्ट करने के काम आ गई, ठीक है। तो x कितना हो गया? यहाँ पर x हो गया MSWT डिवाइड बाय LF हो गया, ठीक है ना। इतना पानी जो है, इतना आइस जो है वो मेल्ट किया होगा। कितना आइस बच गया? आइस लेफ्ट कितना होगा भैया? आइस बच कितना आ गया? आइस लेफ्ट इट इज इक्वल्स टू, आइस लेफ्ट इक्वल्स टू W माइनस x। क्यों भाई? W माइनस MSWT डिवाइड बाय LF, ठीक है ना। ये हमारे पास आइस लेफ्ट आ गया W माइनस MSWT डिवाइड बाय LF, ठीक है। तो परेशानी, इतना आइस बचेगा और इतना आइस मेल्ट हो जाएगा, उतना बच रहा, इतना मेल्ट हो रहा, ठीक, क्लियर। पहला केस समझ में आ गया। दूसरे केस की बात करते हैं, दूसरे केस की करते हैं चर्चा। तो केस नंबर 2 ये है कि अगर यहां पर हम कह रहे कि WLF छोटा है MSWT से, तब क्या होगा? मतलब पानी जितनी एनर्जी दे सकता है ना वो ज्यादा है इससे, जितनी आइस को चाहिए मेल्ट होने के लिए। मतलब पूरा आइस मेल्ट कर जाएगा, पूरा आइस मेल्ट कर जाएगा, फिर भी एनर्जी आ रहा है, क्योंकि पानी ज्यादा एनर्जी दे रहा है, फिर भी एनर्जी आ रहा है। तो इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर और राइज करके कुछ फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा, ठीक है ना। तो हम यहां पे कह रहे हैं ऑल आइस विल मेल्ट, ऑल आइस विल मेल्ट, सारा आइस मेल्ट करेगा, ऑल आइस विल मेल्ट एंड फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आई बात समझ में आपको? तो तपाक से क्वेश्चन आपके पास आएगा क्या कि सर व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। आप कह रहे हैं अगर फाइनल टेम्परेचर 0 से बड़ा है पर कितना है ये तो बताइए। तो हमें कि लेट फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू TF
ठीक है, तो पानी ने कितना एनर्जी लॉस किया? तो पानी किया है MSW T माइनस TF। सर पिछली बार तो आपने कहा पानी ने लॉस किया MSWT, अब कह रहे हैं MSWT माइनस TF। ऐसा क्यों? बिकॉज पिछले केस में पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका था, फाइनल टेंपरेचर 0 था। इस बार फाइनल टेंपरेचर TF है, तो लॉस जो करा पानी ने वो केवल T माइनस TF तक जाने के लिए लॉस किया ना। तो MSWT माइनस TF इज एनर्जी लॉस बाय वाटर। ठीक है ना। अब जो एनर्जी का लॉस हुआ वो किसके बराबर है? जो एनर्जी का लॉस हुआ वो किसके बराबर है? वो है गेन इन द एनर्जी बाय द आइस। तो आइस कितना एनर्जी गेन कर रहा है भाई? क्या आइस कितना एनर्जी गेन कर रहा है? नहीं, इतने में तो मेल्ट होगा, इसके बाद अपना राइज भी तो करेगा। ठीक है, तो इसने आइस ने W इंटू LF एनर्जी को सोखा मेल्ट होने के लिए, प्लस मेल्ट होने के बाद जब पानी बना उसका टेम्परेचर भी 0 नहीं रहा, उसका टेम्परेचर भी TF हो गया है। तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर राइज हो रहा है, यहां पर कहां से कहां तक जा रहा? WSW TF तक जा रहा। देखो ब्लॉक डायग्राम में समझो, ब्लॉक डायग्राम से हमारे पास आइस थी W ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी, ठीक ना। इसने एनर्जी ली WLF और क्या बना? W ग्राम वाटर बना। कितने पे? 0 पे। इसने एनर्जी ली कितनी? WSWTF और क्या बना? W ग्राम वाटर बना एट TF बना। ये हमारे पास आ रहा, तो हम जानना चाहते हैं TF कितना है। तो बेटा TF की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं एक लाइन में अपनी सुपर शक्तियां लगाकर लिखने की कोशिश करूं, तो मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन द आंसर शुड बी दिस। ठीक है, पर देखना मेरी शक्ति कभी गलत हो जाती है, ठीक है ना। मेरी शक्तियों के भरोसे रहो, गलती कर देता हूं मैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक तरीका समझ में आया? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये तो निकाल ही लोगे, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, हमने यहाँ पे क्या किया। ठीक बेटा, तो यहाँ पर बेटा हमने फेज चेंज की बात करी। अभी यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा, सर व्हाट इफ दे आर इक्वल? तो आप सोचो क्या होगा इक्वल पे? तो सभी हम कुछ बताएं, सब कुछ हम ही बताएंगे क्या? है भाई, थोड़ा आप भी सोचो, बराबर होगा तो क्या होगा? सोचो, बताओ क्या होगा, कमेंट करके बताओ कि अगर ये बराबर होगा तो क्या होने वाला है। व्हाट विल हैपन इफ दे आर इक्वल? कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि व्हाट विल हैपन इफ WLF बराबर MSWT होगा, तब क्या होगा? और सब बता दो आप, हम नहीं सोचेंगे, हम तो सोचेंगे ही नहीं है। सोचने पे हमारे स्ट्राइक है, हम सोचते नहीं हैं, हमें तो आप बताओ। देखो बच्चा, बताते हैं भैया, बताएंगे, हम तो यहाँ पर आए बताने के लिए, बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे हम। ऑल आइस विल मेल्ट, सारी की सारी आइस मेल्ट करेगी, ऑल आइस विल मेल्ट, क्योंकि पानी को जितना एनर्जी चाहिए, आइस को जितना एनर्जी चाहिए मेल्ट होने के लिए, उतना पानी दे रहा है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे रहा है, बिल्कुल उसके बराबर दे रहा है। ठीक ना, मतलब ऑल आइस विल मेल्ट, लेकिन फर्दर उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स टू 0। ठीक है, थोड़ा केस देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको सीधा केस। तो क्वेश्चन के अंदर आपको मास ऑफ द आइस मिलेगा, मास ऑफ द पानी मिलेगा, लेटेंट हीट्स मिलेंगी, उससे स्पेसिफिक हीट मिलेगी, और उससे आप जज करोगे क्या होने वाला है, कौन बड़ा और कौन छोटा, मेल्ट होगा कि नहीं होगा। तरीका आपके सामने, मोस्ट जनरल केस करा दिया, अब बस वैल्यू डालने का खेल बचा है, जो आप तुरंत करके अपने आंसर को सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कमेंट्स में आप डिस्कस कर लेना बेटा, आपस में कमेंट में डिस्कस करना आपस में। ठीक, सपोज हमारे पास है 5 किलोग्राम पानी, हमारे पास है 5 किलोग्राम पानी, और इस पानी का हमारे पास जो टेम्परेचर है, लेट अस से वो टेम्परेचर हमारे पास है, टेम्परेचर हमारे पास है, मान लेते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और हमारे पास आइस है, हमारे पास आइस है। ठीक है,
आइस हमारे पास है, आइस हमारे पास है, लेट अस से आइस हमारे पास है 200 ग्राम हमारे पास है, ठीक। अच्छा जी, कंपटीशन 300 कर लेते हैं। 300 ग्राम हमारे पास आइस है, ठीक है ना। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसको पानी में डाल दिया, आपको बताना है व्हाट विल हैपन, ठीक है ना। फाइंड फाइनल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। फाइनल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर मतलब फाइनली कितना पानी कितना आइस बचेगा, ये आपको बताना है। फाइंड द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर का फाइनल कंपोजिशन आपको बता देना है यहाँ पर, ठीक है बच्चा, समझ गए, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास कैलोरीमेट्री का खेला था, ठीक है। हमने बहुत सारी चीजें देखी, यहाँ पे फेस चेंज देखे। अब फेस चेंज का मैं आपको बात करूं तो वेपोराइजेशन जो होती है, थोड़ी सी बात उसकी हम कर लें एक बारी के लिए। तो मटके के अंदर लोग पानी भर के रखते हैं गर्मियों में ठंडा करने के लिए उसको, ठीक है ना। तो मटके से पानी ठंडा कैसे होता है, मटके में पानी ठंडा कैसे होता है? तो बेटा मटका जो होता है ना वो पोरस होता है, मटका जो होता है ना पोरस होता है, पोरस, ठीक है ना। उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, मटके के अंदर, ठीक है। जब आप उसके अंदर पानी भरते हो ना तो वो पानी उन पोरस होल्स तक पहुंचता है और फिर वेपोराइज करता है। अब उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, कहां से लेगा वो एनर्जी? तो बेटा वो मटके से एनर्जी लेता है, ठीक है ना। वो मटके से एनर्जी को खींचता है और वेपर में कन्वर्ट होकर इवेपोरेट करता है, मटके की सरफेस से इवेपोरेट करता है। जब वो मटके की सरफेस से बाहर निकलता है और मटके से एनर्जी लेता है तो मटका ठंडा हो जाता है और मटके के ठंडे होने की वजह से उसमें रखा हुआ पानी में ठंडा होता हुआ चला जाता है। तो ये था बेटा मटके का खेल, ठीक है। कितना एनर्जी ले रहा है वो? m इंटू एल वी बहुत बड़ा होता है, 540 कैलोरीज फॉर 1 ग्राम, 540 कैलोरीज फॉर 1 ग्राम। अगर एक ग्राम पानी जो है वो इवेपोरेट हुआ तो 540 कैलोरीज उसने एब्जॉर्ब करी होंगी मटके में और मटके को ठंडा किया हुआ। इसलिए इट्स अ वेरी 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 एफिशिएंट मेथड ऑफ कीपिंग द वाटर कूल मटका, ठीक है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस बेटा आप लोग परस्पायर भी करते हैं, आपको पसीना आता है। जब आपको गर्मी लगता है तो क्या होता है बेटा? पसीना आता है ना आपको। क्यों आता है पसीना आपको? आपकी बॉडी से पसीना क्यों निकलता है? पसीना बेटा इसलिए निकलता है, स्वेटिंग इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही हल्की सी हवा चले और आपके बॉडी के स्किन के ऊपर आया वो पसीना इवेपोरेट करे तो इवेपोरेट करने की एनर्जी वो आपकी स्किन से सोखेगा, आपकी स्किन ठंडी होगी, आपको बहुत ही ठंडक का एहसास होगा, गर्मी में भी ठंडक का एहसास होगा। आ रही बात समझ में? होता है ना ऐसा आपके साथ कि बहुत गर्मी हो रही है, पसीने निकल रहे हैं और एक हल्का सा हवा का झोंका आ जाए, एकदम आहा एकदम आपको मतलब हेवन फील होता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, हमें क्या ठंडक ठंडक लग रही है। ऐसे ही हवा चलती रहे बस मजा आता है ना भाई ना। तो वो क्यों हो रहा है? वो इसी कारण से हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर होने वाला कोई भी छोटे से छोटा काम व्यर्थ नहीं है, उसका कोई रीजन है। तो अगर आपको स्वेटिंग भी आ रही है ना, उसके पीछे भी एक कारण है, उस स्वेटिंग का भी एक रोल है, ठीक है ना। आपकी बॉडी के अंदर सारी की सारी चीजें जो है उस तरीके से काम कर रही हैं। एक आध शायद वेस्टिजियल ऑर्गन है, अदरवाइज सब कुछ क्या है, काम की चीजें ही हैं। नेचर इज वेरी 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 एफिशिएंट, इसका काम नहीं होता, धीरे धीरे उसको गायब कर देती है वो, ठीक है ना। पहले आपकी पूंछ हुआ करती थी, ठीक है, अब नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती? आपका काम खत्म हो गया पूंछ का। बंदर जो थे वो पेड़ों पे रहते थे, उनको पूंछ चाहिए बैलेंसिंग के लिए, छलांग मारने के लिए चाहिए। आपको किस लिए चाहिए भाई? नहीं चाहिए ना, इसने कहा हटाओ पूंछ निकाल दो उनमें से, ठीक है। ओके, समझ में आया कि हम परस्पायर क्यों कर रहे हैं, शूटिंग क्यों हो रही है, मटके में पानी ठंडा क्यों हो रहा है, सारा खेला है बेटा यहाँ पर जो हमने समझाया आपको उसी के ऊपर, ठीक है बच्चों। चलो, उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए बेटा इतना ही, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें,
ऑल द वेरी बेस्ट।